प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र हुआ। खूब हाथापाई होती रही, मार कुटाई होती रही, आ गई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे, लोटे लहराए जाते रहे। और उसके बाद फिर जब पंजाब असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ और उसमें वोटिंग हुई तो हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। लेकिन अब ज़ाहिर है इससे आगे मरहला है, वज़ीर आला तो बन गए, लेकिन क्या वो वज़ीर आला बरकरार रह सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की मदद से वो वज़ीर आला बने हैं जिनके ऊपर अब शायद डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और वो डी सीट हो सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर डी सीट हो जाते हैं तो क्या हमजा शहबाज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकेंगे और वज़ीर आला बरकरार रह सकेंगे? ये अलग सवाल है। कुछ सवाल आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी उठाए जो तशद्दुद के जद में आकर ज़ख्मी भी हो गए, उनका बाजू टूट गया और वो जब अपीयर हुए मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था और बाजू उन्होंने बांध रखा था। उन्होंने आज एक और नुक्ता भी उठाया। उन्होंने कहा कि जी ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि जो पुलिस है वो असम्बली के अंदर आ गई हो, इसकी सज़ा आईजी को मिलेगी। इस पर कानून क्या कहता है? क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये पावर्स हैं कि वो पुलिस को अंदर बुला सकता है या नहीं है? इस पर भी हम कानूनी राय लेंगे। दूसरी तरफ कराची में तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा हो रहा है, बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैनेज किया है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज एक रूलिंग दी है। उन्होंने कहा कि जो स्पीकर ने, उनसे पहले वाले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उनको डी सील किया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। मैं इसको देखूंगा कि ये कानूनी तौर पर मंजूर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं कानूनी तौर पर। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे आज असम्बली के इजलास में, एमएनएज ने खड़े होकर कहा कि फर्दन सबने इस्तीफे पेश नहीं किए, उनकी अपनी राइटिंग नहीं है, उनका कॉन्सेंट लिया गया है या नहीं लिया गया, ये तमाम चीज़ें देखती होंगी। तो कानून इस पर क्या कहता है? एक दफ़ा स्पीकर अगर डिप्टी स्पीकर ने अगर इस्तीफे मंजूर कर लिए तो वो हो गए या उस पर नजर सानी अगला स्पीकर कर सकता है? इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम पर निसार चीमा साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। कोशिश करेंगे मुस्लिम काफ का मौक़िफ़ ज़रूर आ जाए प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये पंजाब में क्या हुआ है? ये बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल हो गई और फिर इंतखाब तो हो गया है, लेकिन क्या वज़ीर आला बरकरार रह पाएंगे हमजा शहबाज? देखिए, गुजारिश ये है कि ये बड़ा ही अफसोसनाक हुआ। ये अखलाकी कदरों की भी पामाली है, पार्लिमानी रवायात की भी पामाली है, आइन और कानून की भी पामाली। बात यह है कि ये भी वही कुछ हुआ जिसका दर्स इमरान खान साहब देते रहे 126 दिन के धरने के दौरान। जिस तरह लाकानूनियत के दर्स उन्होंने दिए, कौम को सिविल नाफरमानी की काल दी, गैस और बिजली के बिल जलाए, हुंडी के जरिए पैसे भेजने पर उकसाया, पुलिस पे हमले किए, पीटीपी पे हमले किए, पीटीपी पे कब्जा भी किया। देखें, बात यह है कि वही, और ये जिस तरह की गालम गलोच का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बदजुबानी और बदकलामी का कल्चर इंट्रोड्यूस किया, वही आज मुजाहरे हमने वहाँ देखे। फिर यह है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने जिस तरह ये शो किया कि वो अगरचे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा वो लैग करते हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यानी जब वो देखने लगे कि मैं हार रहा हूँ, मेरे अपने लोग छोड़ गए हैं, तो फिर यह है कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। देखिए, उसके बाद यह कि जिस तरह की कुछ हथकंडों पे उतर आए, आपको याद है मरकज में अपने इक़्तिदार से जिस तरह चिमटे रहने की उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की। जो फराख दिली या स्पोर्ट्समैनशिप की जरूरत होती है ऐसे मौके पे कौमी कायदीन से बदकिस्मती से जमहूरी और बदइंजामी और नालायकी तो अपनी बात थी, लेकिन उसकी पासदारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो 20 दिन से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को एक होटल में बंद करके रखा हुआ था और आप इतना भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने घरों को चले जाएं और फिर वोट देने के लिए आ जाएं, तो क्या ये जमहूरी रिवायात है? नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर हमने किसी को वाकई बंद करके जबरदस्ती बंद करके रखा है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर यह है कि लोग खुद इनको इस अपनी बदनाम हुकूमत जो थी, ये देखें, ये जो इन्होंने 3.5 साल में अवाम के साथ किया है, यानी महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, लोगों को पता है जिन्होंने अवाम के पास जाना है कि अगले इलेक्शन में यह है कि बल्ले का निशान तो एक इबरत और शिकस्त का सिंबल होगा, तो यह है कि वो जो रसवाई का सिंबल होगा। कोई सेन शख्स, कोई बाशऊर बाज़मीर शख्स जो है इस बदनाम हुकूमत का ये कि साथी बनकर रहने के लिए अब तैयार नहीं है। तो बात यह है कि ये उनके इत्तेहादी भी इस वजह से उनको छोड़ते गए और इनके अपने जो साथी थे वो भी इसी वजह से इनसे अपने आप को डिसोसिएट करते गए। वो लोग चले गए। कि जो कुछ इन्होंने किया, जो पंजाब असेंबली में हुआ है, वो उसी की रिफ्लेक्शन है कि जब देखें, जब यह है कि उन्होंने काफ लीग ने और पीटीआई ने मिल के देखा कि हमारे साथ अक्सरियत नहीं है,
तो एक फराख दिली और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा ये था कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। और या ये है कि कम से कम डिप्टी स्पीकर को यह है कि जमहूरी अंदाज में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने का मौका फराहम किया जाता। लेकिन यह है कि इन्होंने क्या किया कि डिप्टी स्पीकर पे हमलावर हो गए, डिप्टी स्पीकर पे तशद्दुद किया। यह है कि जो आपके सामने है, वीडियोज मौजूद हैं, किस कदर जुल्म है, किस कदर ज्यादती है। सही है। नहीं, लेकिन वैसे एक और चीज़ भी है ना चीमा साहब, वो ये है कि अगर आपके स्पीकर जो हैं वो समझते हैं, वो बंद हो गया, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पीटीआई के वोट लेकर स्पीकर बने हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलें चीमा साहब की लाइन में दोबारा मिला लें। तालपुर साहब के पास आता हूँ। तालपुर साहब, ये बताएं कि आपकी मुआवनत से, आपके ताउन से, आपके वोटों से हमजा शहबाज वज़ीर आला बन तो गए, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर आला बनने के लिए उन्होंने कुछ पीटीआई के वोटों का भी इस्तेमाल किया है। कैसे बरकरार रहेंगे जब डिफेक्शन क्लॉज एक्टिवेट होगी और मुनहरिफ अराकीन जो है वो डी-सीट हो जाएंगे, तो ये कहानी कैसे आगे चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी जहां पर आप सोच रहे हैं उससे बहुत आगे जानी है। मैं समझता हूं बहुत जल्द इमरान खान जो है वो पीटीआई का चेयरमैन नहीं रहेगा। ये पार्टी उनसे, जो उनके नाराज अराकीन हैं, पार्टी अहदेदारान हैं, वो उनसे ये चेयरमैनशिप ही बहुत जल्द छीनने वाले हैं। अच्छा, जहां तक आपने बात की डिफॉल्ट क्लॉज की, तो उसमें तो ये लगता ही नहीं है। अगर वो पीटीआई के कैंडिडेट को कह सकते हैं कि पीटीआई के मेंबर्स को कह सकते हैं कि वो जाकर और वोट दें काफ लीग को, तो फिर काफ लीग को वोट देने या नून लीग को वोट देने में क्या फर्क है? तो ये बड़ी लंबी डिबेट है। जब तक ये फैसले होंगे तब तक इमरान खान इस पार्टी का चेयरमैन रहेगा ही नहीं। तालपुर साहब, ये आपकी तवक्को है शायद कि वो ऐसा हो, लेकिन दूसरा मामला ये है कि उनके एक इशारे पर 125 अरकान ने इस्तीफे पेश कर दिए, तो ये तो फिर अभी उनको जो नाराज है उनके अरकान, उनको अभी कह देना चाहिए था, नहीं हम आपके कहने पर इस्तीफे पेश नहीं कर सकते। अगर आप बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली की? जी, मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। नेशनल असेंबली में जो अभी जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन सबको स्पीकर नेशनल असेंबली वापस बुलाएगा। और आप आज असला भाई मेरे वर्ड्स मार्क कर लें और ये रिकॉर्डिंग अपने जो है सेव कर लीजिएगा। उनमें से बहुत बड़ा लोगों का जो जमगट्ठा है एमएनएस का, वो इमरान खान से अभी ही अलहदगी ले लेगा और वो कहेगा कि उनको जबरदस्ती उनसे ये इस्तीफे लिए गए हैं और वो वापस ये इस्तीफों को लेके और आके नेशनल असेंबली की सीटों पर बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला हक और सच को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। आज आप दो तीन चीज़ें ज़रा पंजाब की पहले बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं ज़रा नेशनल असेंबली की तरफ आता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताएं कि दो चीज़ें, एक तो अब ये डिफेक्शन क्लॉज किस तरह से एक्टिव होगी मुनहरिफ अराकीन के हवाले से पंजाब में। दूसरा, जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो असेंबली के अंदर आ गए हैं, मगर क्या ये डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं होता कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पुलिस को बुला सकता है और उनको इख्तियारात दे सकता है सार्जेंट के, जो कि अंदर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं पार्लियामान में जो रवायात है उसी पे रहूंगा। तारीख जो है ना मस करके रख दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो इस जमहूरी रवायात को प्रोटेक्शन के लिए ना जो चाहते थे कि जनाब डिफेक्शन ना अप्लाई हो। ये रिकॉर्ड की बातें उठाकर देख लीजिएगा। हिस्ट्री मोहतबर नज़ीर भट्टो की जब असेंबली डिसॉल्व हुई, नवाज शरीफ की असेंबली जिन्होंने तय कर लिया था कि हमने ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करने देनी, ये रिकॉर्ड की बात की चीजें है। इन्हें क्या पता है, अभी जब इंसान इक़्तिदार की भूख में भाग रहा हो ना, तो उसे इस तरह की चीजें, क्या आप मेरिट की बातें मत किया करें। खुदा रहा ये तो एक दूसरे को नीचे दिखाने के हवाले से हैं। जरा हम अब ये जो बात अभी कर रहे थे, जो निसार साहब ले चले ना वहां पर, कि पार्लिमानी जमहूरियत को इन्होंने सॉवरेनिटी को उन्होंने खुद फेंक दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मामले लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए पंजाब असेंबली के, फिर डिप्टी स्पीकर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए। पहली बात तो ये कर दी इन्होंने खुद पार्लिमानी सुपरमेसी इन्होंने मट्टी में नीचे फेंक दी है। और ये तारीख याद रखी जाएगी। कल आके जब इनके साथ होगा तो ये चीखे मारते निकल आएंगे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। छोटे नहीं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, जब स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले तो फिर जाहिर है वो अदालत का रुख करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? मैं बड़ा सिंपल सा अर्ज करूं, क्या होना चाहिए था, वो उसी के अंदर रूल्स के अंदर प्रोविजन दी हुई है। पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि जो पंजाब असेंबली के अंदर आज हुआ है, ना सिर्फ वो तौहीन अदालत है, बल्कि डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट फौजदारी मुकदमात बनते हैं।
कि उन्होंने इंस्टिगेट किया, उन्होंने हालात अपनी मिसाल के तौर पर, वो रूल्स तो पढ़ते नहीं, उन्हें शायद पार्लियामानी प्रिविलेजेस का पता नहीं है, इस्तेहकाक क्या है। जिन्होंने आज आकर असेंबली के अंदर हमला किया ना, इन सब के ऊपर पर्चा दर्ज होगा और इन सबको सजाएं दी जा सकती हैं, जो मर्जी आप कह लें। यानी वजह क्या है कि आप लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी अगर पार्लियामेंट लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मौजूद था, वो पार्लियामेंट के बाहर की लॉ एंड ऑर्डर से रखना था। अंदर ऐसा क्या हो गया, अंदर या बम लग गए थे, इतने बंदे आके यहाँ को लाठियां मार रहे थे। खुदारा यार, मजाक बना लिया इन लोगों ने। इन्होंने जो गुंडागर्दी की इंतहा कर दी है, जो सीजनल माफिया या गॉड फादर के हवाले से आप दे के मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मिस हैंडल किया है, आपने देखा नहीं कि वो तो खून हो गए थे डिप्टी स्पीकर, वो तो जनाब डिप्टी स्पीकर के कपड़े फट गए थे। खुदारा डोंट मेक फन। मगर आज़ाद सदीक साहब ये बताएं ना कि अगर आज वज़ीर आला का इंतखाब होना हो और जिस जमात के पास अक्सरियत नहीं है वो इंतखाब ही ना होने दे रही हो, तो फिर क्या होगा? कोई तो हल है ना इसका? देखिए मैं अर्ज करूं, स्पीकर के ये जो इजलास का डेकोरम है ना, ये डिप्टी स्पीकर ने, उनको जल्दी क्या थी कि मैंने आधे घंटे में करना है, पूरा दिन उनके पास पड़ा हुआ था। वो कुछ अरसे के लिए बाकायदा इसको एडजर्न करते, आपस में गुफ्तो शनीद होती। किसने कह दिया? यानी वो तो कल का बच्चा है। मैं तो हैरान हूं कि उसको, और मैं हाईकोर्ट में मौजूद था, उसको तो खुद बोलना आता नहीं था। जो इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा ग्रुप के वोकला, यानी मैं तो कोर्ट के अंदर मौजूद था, वो बाकायदा जो कुछ उन्हें पढ़ा के दे रहे थे। आज वो एप्लीकेशन लिख के दी, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अपने हाथ की नहीं लिखी हुई, जरा उनसे पढ़ा के देख लीजिएगा। वो जो उनको लिखा आ रहा था, वो जो स्क्रिप्ट लिखा आ रहा था, वो स्क्रिप्ट उसके मुताबिक लेकर चल रहे थे। बहुत यानी ऐसे बच्चों को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर दे दे कि जिनको पार्लियामानी रवायत का पता नहीं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, जिनको हाउस ऑर्डर करना नहीं आता। क्या मुश्किल काम था ये सारे उनकी एक कमेटी बनाते, बिठा के गुफ्तो शरीद करते। लेकिन वजह क्या थी कि उनका ऑलरेडी माइंड ये था, ऐसे हालात पैदा करने थे उन्होंने, और ये उनका अपना नुकसान है। मैंने जैसे पर्चे का कह दिया है, मैंने उसके अलावा जो स्पीकर जो परवेज लाई साहब ने बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है। जो प्रिविलेज वायलेट की है ना, उन्होंने रूल्स पढ़े नहीं है, आर्टिकल 66 नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 6 से पढ़े, देखिए प्रिविलेजेस हैं आपके पार्लियामान के, प्रिविलेजेस हैं, उनके इस्तेहकाक हैं, उनके इस्तेहकाक जिस तरह मजरू की है ना, फौजदारी मुकदमा तो है ही है, लेकिन उसके हवाले से बाकायदा सजा है। और जो आप जो याद रखिएगा, आईजीबी और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सबको सजाएं दी जा सकती है। मैं आता हूँ अब आर्टिकल 63 के तहत। अच्छा, आपको याद होगा हमजा शरीफ ने, वो आपको पता फ्लैटीज के वजीर आला बने थे ना, तो फ्लैटीज के अंदर ये सारे चेहरे दे दिए थे और वहां पर ये दोस्त मिजारी साहब मौजूद थे। तो दोस्त मिजारी किसने कहा है कि इंडिपेंडेंट और नहीं थे? ये तो बायस थे, ये तो उनका टारगेटेड एजेंडा था। और जिस तरह उन्होंने आज हाउस चलाया ना, उन्होंने साबित किया है कि वो बेहतरीन मुलाजिम है, उनको गालिबन को अच्छा एक अवार्ड मिलना चाहिए। ये उनके पास की बात नहीं है। क्या उन्होंने क्या किया, सुने जरा। बाकायदा पार्टी चेयरमैन ने डेक्लेरेशन दे दी थी, पार्टी जो मुनारा फारा की ना, उनको डेक्लेरेशन दे दी थी। डेक्लेरेशन क्या दी थी कि वो जनाब बाकायदा डिफेक्शन कर चुके हैं। उन्होंने आज हाउस के अंदर बताई, उन्होंने बाकायदा 2 दिन के अंदर ये भिजवानी थी इलेक्शन कमीशन को, भिजवाई उन्होंने नहीं भिजवाई। और वोट देखें यहाँ, ये इलेक्शन टोटल इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है फॉर 3 रीजंस। नंबर 1 कि ये जो डिफेक्शन के हवाले से मामले थे, वोट डाल देते लेकिन वोट काउंट नहीं करने थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कि उन्होंने ये रेफरेंस गलत है या सही था, उन्होंने भिजवाया नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं भिजवाया। तीसरी बात ये है कि जब हाउस के अंदर जो उन्होंने इस तरह के लोगों को बुला लिया, ये इलेक्शन फेयर नहीं कहलाएंगे कि आपने पुलिस को बुला लिया, सब लोगों को अंदर बुला के और जो कुछ मारकुटाई आपने की, ये पार्लियामानी रवायत की, प्रिविलेज की आपने वायलेशन की। और चौथी बात आ जाए, आपने आर्टिकल 63 के हवाले से कहा, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। वो क्या सवाल है? 63 के तहत अब 2 दिन के अंदर अंदर डिफेक्शन उन्होंने कर दी है। यानी ये कहा जाए जनाब PMLQ को, अभी आपने तो PMLN के आपको दे दिया है, वो तो दे ही नहीं सकते थे आप, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेक्शन हो गई, 2 दिन 30 दिन के अंदर अंदर ये बाकायदा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, जब ये 20 लोग निकल जाएंगे, 197 से 20 निकाल दें तो 177 रह गए। 186 कैसे मेंटेन रख सकेंगे आप तो चलें, इस सवाल का जवाब जरा चीमा साहब से भी लेते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, आपने फंड देने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपने खुद बैठ। और अगर इस मामले को लटकाया जाए तो दोबारा फिर अदालत की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत के पास जाएगी कि हमने डिफेक्शन के लिए जो है वो सिफारिश की है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, निसार चीमा साहब से इस पर राय लेते हैं और फिर ज़रा कराची में जो इंसाफ का जलसा है उस पर देखते हैं कि क्या अहदाफ जो है वो इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है और क्या कर पाएगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। काफली का मौक़िफ़ हम इस पर ज़रूर लेंगे, मगर पहले एक सवाल जो है वो मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि
अब ये जो मैंने पहले भी सवाल किया था, आपकी तरफ से जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ कि क्या होगा अगर हमजा साहब जो हैं वो अपना नंबर बरकरार ना रख पाए, जब डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, तो फिर ये हाउस कैसे आगे चलेगा? और दूसरा है कि क्या आप इसको फेयर समझते हैं कि एक ऐसा डिप्टी स्पीकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी भी एक पार्टी के वोटों से मुंतखब हुआ और फिर उसने मुखालिफ पार्टी के साथ हाथ में ला लिया और वो एक गैर जानिबदार नहीं रहा वाज़े तौर पर, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक अनफेयर नहीं है एक चीज़? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, डिप्टी स्पीकर ने तो इलेक्शन करवाया है अदालत के हुक्म के मुताबिक, और अदालत के हुक्म की तामील जो थी वो उसका फ़र्ज़ था। और जो माहौल को ख़राब किया है, माहौल को मुकद्दर परागंदा किया है, वो किसने किया है? सबके सामने है कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर किसने हमला किया है, डिप्टी स्पीकर के ऊपर किसने तशद्दुद किया है, किसने उसको यह है कि इलेक्शन करवाने से रोका है, किसने उसको मजबूर किया है वो अपनी सीट छोड़ के निकल जाए अपनी जान बचाकर। ये क्या तरीका है? ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या गैर कानूनी हरकतें नहीं है? माहौल इसी से खराब हुआ है ना, उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? बात यह है कि ये जो है, इसको देखें, ये मैं फिर कहूँगा कि न सिर्फ पार्लिमानी रवायात की पामाली है बल्कि अखलाकी कदरों की भी बुरी तरह उनकी तौहीन और पामाली है। तो इसको, इस सिलसिले को रोकना चाहिए। जो कुछ ये है कि नेशनल असम्बली में होता रहा, वही ये है कि उसकी रिफ्लेक्शन थी। ये पंजाब असम्बली में भी वही कुछ हुआ कि जब आपने अक्सरियत के एतमाद से आप महरूम हो गए, तो बजाय इसके कि आप फराख दिली का और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके आप खुद इस्तीफा दे घर चले जाएं, आप ये है कि वो छेद करनों पे आ गए। ये देखें क्या तरीका है। बात यह है कि ये जो आपने डिफेक्शन क्लास की बात की, इसके बारे में जाहिर है कि जो अदालत फैसला करेगी हमें कबूल होगा। अदालत क्या मतलब, आप ये क्या कानून में 63 पहले से मौजूद नहीं है कि अगर आपने अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ वोट कास्ट कर दिया है तो डिफेक्शन क्लॉज आपके ऊपर लगेगी? नहीं, मुझे ये फरमाएं। मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, ये कि इसका फैसला जो है ना मैंने करना है ना आपने करना है। जो भी कानून की आइन की तशरीह है वो बिलाखिर अदालत ही करनी है। आर्टिकल 63 क्या है? करेगी इस बात में तो तशरीह की गुंजाइश ही नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। तशरीह की गुंजाइश तो इस बात पर है कि वोट डालने से पहले डिफेक्शन लग सकती है या नहीं, या उनका वोट काउंट हो सकता है या नहीं। यही दरखास्त लेकर जो है वो अदालत में 63A का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। लेकिन इस बात पर तो बहस अपोजिशन के यहाँ भी मौजूद नहीं है कि वोट डालने के बाद डिफेक्शन क्लॉज पे नहीं लग सकती। नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये इसका आइन में जो कुछ दर्ज है उसके ऊपर आप ये है कि यानी आप मुनसिफ तो नहीं ना हो सकते, जज नहीं बने, आप जज का रोल नहीं अज्यूम कर सकते। वो मामला फिर कोर्ट में ही जाना है, फैसला कोर्ट ने करना है कि साइन किस चेक के तहत ये जो है ये रुकन जो है वो असेंबली का रुकन रह सकता है या नहीं रह सकता। हर चीज कोर्ट नहीं करनी है तो जो अदालत फैसला करेगी सही है। चलिए, कि वो उसको तैमूर साहब, ये 63A का जो मामला है, इसमें तो जब बहस यही हो रही थी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी जमात के वकला भी हैं वो भी ये कह रहे थे कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा तब तक डिफेक्शन नहीं हो सकती। अब वोट जब डल गया तो फिर तो जाहिर है वो डिफेक्शन हो जाएगी। देखिए जी, जहां तक आप एक अवामी राय लेंगे तो मैं समझता हूं जो लोग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में या प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब में जिन लोगों ने डिफेक्शन दी है वो इस कौम के हीरो हैं। उन्होंने एक चोर जाबिर शख्स से इस मुल्क की जान छुड़ाई है। तो जिस तरह से हम उनकी इज्जत करें, आई एम श्योर कोर्ट्स भी ये चीज जरूर देखेंगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपने मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है। दूसरी बात मैं जरा क्लियर करता चलिए, बार बार जो इल्जाम लग रहा है जो आज हालात है वो कैसे पैदा हुए। आपको याद है अदालतें, तैमूर साहब, अदालतें जो हैं वो आइन को देखती हैं, वो कारनामे नहीं देखती। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला इनको कुछ भी नहीं होगा, ये यहीं पर कायम दायम रहेंगे। और चाहे आपकी जहां तक वफाकी हुकूमत की बात है, वहां पर तो हमने वोट ही नहीं लिए। जो इनके लोग पीटीआई के एमएलए हमें वोट देना चाहिए, हमने तो उनके कहने के बावजूद, के बावजूद उनके वोट नहीं लिए। हमने फिर भी जो है अपना रिक्वायर्ड जो नंबर था ज्यादा बड़ा फिगर दे दिया। तो यहाँ पर भी पंजाब में कुछ नहीं होने वाला, इनकी गेम ओवर हो गई है। ये जो यहाँ पे जो एक नया कल्चर लाए हैं, गालम गलोच, जूते खाना मारना, ये सब का टाइम अब पूरा हो गया है। और मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, पहले इन लोगों ने वर्कर्स से हम लोगों को पिटवाया, फिर इनके वर्कर्स ने मार खाई,
फिर इनके MNAs MPs ने बदतमीजी की, उनने मार खाई, आज इनके स्पीकर ने मार खाई है, कल इमरान खान फिर से मार खाएगा। एक बार तो काले चश्मे पहन के खान साहब आए थे, पता नहीं लास्ट दिन में बनी गाला में किसने वो हाथम वाथम मार दिए थे को काले चश्मे दिन में पहनने पड़ गए थे। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाएं, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं समझता हूँ आज अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हयात होते और देख रहे तो शायद क्या ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और किस किस्म का इसके पार्लियामान में आपने मजाक बना दिया है। तैमूर तालपुर साहब, ये सब बातें, बाल खींचेंगे, इन सब चीजों के साथ साथ जो आज जलसा हो रहा है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या आप उसको एक बड़ा जलसा नहीं समझते? आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान की कॉल को रिस्पॉन्ड किया है और वो उनके साथ यकजहती के लिए खड़े हुए हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, और कराची की जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है क्या है। तो अगर यहाँ पे चंद हजार लोग आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने अभी देखा है, जितने लोग उस जलसे में खड़े हुए थे, उससे ज्यादा लोग तो मैंने मुस्तफ़ा कमाल, जो कि ना कि उसकी सीट कोई MPA की है ना MLA की, उससे ज्यादा लोग तो मुस्तफ़ा कमाल कराची में जमा कर लेते। और सिंध हुकूमत ने इनकी मदद की है, हमने इनको प्रोटेक्शन दी है, हमने इनको सिक्योरिटी दी है, हमने इनके रास्ते को क्लियर करके दिए। जितने लोग ला सके ला के दिखा दे। अवामी नुमाइंदे तो उनको छोड़ गए, ये अवाम भी इनसे तंग आई हुई। आज़ाद सिद्दीक साहब, ये बताएं कि जो आज एक रूलिंग दी है राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वो कहते हैं कि जी जो कासिम सूरी साहब इस्तीफ़े मंजूर करके गए हैं, वो ज़रा उसको डीसील करके मेरे पास दोबारा लाया जाए, मैं देखूंगा इसको आईनी और कानूनी तरीके से इन इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया है या नहीं। अब जाहिर है इम्कान इसी बात का नज़र आ रहा है कि यही कहा जाएगा कि चूँकि फ़र्दन नहीं दिए, स्पीकर ने इनको बुला के पूछा नहीं है, तो ऐसे में ये इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर नहीं किए जा सकते और उनको दोबारा से नामंजूर कर दिया जाएगा। इस बात का इम्कान लग रहा है। क्या एक स्पीकर की तरफ से लिए गए फैसले को दूसरा आने वाला जो स्पीकर है उसके ऊपर रूलिंग देकर उसको रोल बैक कर सकता है? असद साहब, मैं एक बात तालपुर साहब को बड़े अदब से अर्ज करना चाहूंगा। थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हापअप तू अच्छा नहीं होता। आपने नूर आलम, नदीम अफजल चांद और उसके साथ उन बुजुर्ग के साथ क्या हाल देखा आपने, तारीख की बात है। आपने एक मेजर साहब के साथ सड़कों पे क्या हाल देखा, जिस तरह की अता तड़ड़ जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो यानी क्या समझते हैं आप, बदमाशी है खुदारा। ये कौम के साथ आराम से प्यार मोहब्बत से आज जो असेंबली के अंदर हुआ उसको एक तरफ छोड़ दें। चले मैं पहले इस तरफ आ जाता हूँ। राजा परवेज अशरफ ने आज जो रूलिंग दी है ना, इनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी जल्दी शुरू होगी। उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। यानी ये कैसे कह सकते हैं किसी, यानी मेरा कोई एक MNA आके कहता कि जनाब मेरा इस्तीफा गलत मंजूर कर लिया है, उसके पास इख्तियार है, अब तो नोटिफाई हो चुका है बाकायदा। अब वो नोटिफिकेशन को कैसे वापस आप ले सकते हैं? स्पीकर सेक्रेटरीट ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब क्या है? आज तो राजा परवेज ने और बड़ी ये काम कर दिया ना, आते ही मोहसिन दावड़ को और अली वजीर को जिस तरह माइक दे दिया। जो बात कर रहे थे ना निसार चीमा साहब भी, तालपुर साहब भी, आइन कानून पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। आर्टिकल 95 के अंदर 28 तारीख को लीव मिलती है और 3 तारीख वाले दिन ये बाकायदा एक्सपायर होनी थी और ये डेट आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि काउच जो है नेगेटिव लैंग्वेज में। ये 3 तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, या सुप्रीम कोर्ट स्टे देती तो रोक सकती थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम बड़े क्लियर हैं, ये अबेट हो चुकी है। ये हम रिव्यू के अंदर पॉइंट लेकर आ रहे हैं, ये अबेट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को फैसला दिया, उन्होंने कहा आप 3 को वापस चले जाए। ये डरे क्यों हुए थे? 12 बजे से आगे टाइम जाने देते ना, तो 12 बजे से क्यों आगे ही जाने नहीं दे रहे थे? ये बात समझने वाली बात है कि वो टाइम वहां पर अबेट हो चुका था, खत्म हो चुका था, और ये बड़ा लीगल और लॉजिकल सवाल है। दूसरी जहां तक बात है, नहीं मगर फिर आप आज़ाद सिद्दीक साहब, आपने एक जो है वो आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इसके लिए, और आपने तो एक रिव्यू पिटीशन भी तैयार की थी। वो रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकी थी? देखिए मैं एक बात बताऊं, आपको पता है इनके पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल्स हैं, इनके सेनेटर बहुत तेज हैं, जाके चीफ जस्टिस तक इनकी अप्रोच भी है। रात 12 बजे जो कोर्ट बैठा लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं ना बिठा सकती। अब जो कुछ हुआ है, कोई एक सुमोटो आपने देखा, कोई आपने ऐसा मामला देखा? ये रिव्यू 12:30 बजे जो है ना, 12:30 बजे के करीब अपना कोर्ट के दफ्तर बंद हो गए थे। अब AOR वगैरह अगर गए हैं 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद तो कोई एंटरटेन करने वाला था नहीं, दफ्तर में था ही कोई नहीं। वो अलग बात है कि रजिस्ट्रार के घरों में हमारी अप्रोच तो है नहीं ना। तो अपना आप खुद सोचें कि उस दिन 12 बजे के करीब, 12 बजे तक तो कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई थी ना। सुप्रीम कोर्ट 12 बजे आके बैठ गई, किसने बिठाया उनको 12 बजे?
कि अपना जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो घर पहुंच गए किसी के, अच्छा यहीं छोड़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आके बैठ गई, अच्छा इसको छोड़े, इलेक्शन कमीशन भी आके, भैया कंटेम्प्ट होगी, कंटेम्प्ट आपको तो कोर्ट अटेंड करते रहते हैं, कंटेम्प्ट होगी, नोटिस होगा, शोकाज होगा, शहादत होगी, फिर सजा होनी है ना, डिस्क्वालिफिकेशन भी तब है जब सजा हो जाए। यूसुफ गिलानी का केस आप लोगों के सामने मौजूद है, यानी किस तरह का आपने इंप्रेशन देना शुरू किया और उसका नेगेटिव क्या किया, आपने अदारों के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की है और ये खलीज खत्म होनी चाहिए, यानी आपने इनको खत्म करना है, बढ़ाना। बिल्कुल सही है। चले मैं एक चीज़ जो है वो डॉक्टर निसार चीमा साहब से पूछ के फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ। इसी पर पहले डॉक्टर साहब आपकी वैसे राय क्या है कि क्या एक स्पीकर की तरफ से मंजूर किए गए इस्तीफों पर दूसरा आने वाला स्पीकर रूलिंग दे सकता है कि जी वो मंजूर करके गए हैं मगर मैं इसको नामंजूर करता हूँ, ये मुमकिन है? देखिए कि हर इंसान से गलती हो सकती है, जब ये क्लियर कट इसमें वाज़े रूल्स रेगुलेशन ये हैं, उसका असल जो है वो कानूनी पोजीशन ये है कि जिसने इस्तीफा देना है वो अपने हाथ से लिखे और उसकी फिर पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो होनी ज़रूरी है, और उसके लिए ज़ाहिर है कि वो उसने जाके स्पीकर के सामने पेश होके तो उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन भी हो और उसके हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा हो, ये ना हो कि तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं की थी स्पीकर ने, कासिम सूरी साहब ने पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं की थी, एज्यूम कर रहे हैं? नहीं, ना सिर्फ नहीं, वो तो दूसरी स्टेज है। पहले तो जो है कि क्या सबके मेंबर्स के हाथ के लिखे हुए इस्तीफे आए हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो एक इकट्ठा एक इज्तिमाई इस्तीफा है जिसकी कानून की नजर में कोई ये आप असम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, आप अगेन असम्पशन पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कासिम सूरी साहब ने इसकी तस्दीक की हो, मैं एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बता रहा हूं ना, हो सकता है कासिम सूरी साहब ने तस्दीक की हो कि हर शख्स ने अपने हाथ से लिखा है। फिर हुजूर उनसे भाई आप देखें, आप बिलावज आप उनके वकील बने हुए हैं, वो कब उन्होंने कहा है? वो तो ये इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए हैं, ये कि कोई इनफरादी तौर पर इस्तीफे नहीं दिए गए। यानी ये क्यों असम्पशन कर बैठे हैं, ये कहां से आइए बताएं कि वापस ले सकता है या नहीं, ये जवाब दे सिर्फ। जी मैं ये कह रहा हूं कि कानूनी पोजीशन ही ये है। देखे आप तो हुजूर बड़े अहम कानूनदान हैं, मुमताज कानूनदान हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि हर मेंबर को अपने हाथ से लिखकर इस्तीफा देना चाहिए जिसकी पर्सनल वेरिफिकेशन स्पीकर ने करनी होती है? बस ये 2 पॉइंट्स हैं। आपके पास कोई सबूत है? अगर नहीं हुआ, सूरी साहब के मैंने आके कहा हो कि मैंने इस्तीफा खुद नहीं दिया, मैं जाके पेश नहीं हुआ जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो अगर किसी ने खुद कहा कि ना कि मैंने नहीं ये किया, फिर तो बात बनती है। स्पीकर के पास इख्तियार कहां से आ गया कि सारे का सारा प्रोसेस सेट असाइड कर दे? नहीं हुजूर, जब यह है कि जब इस्तीफे दिए गए तो उस वक्त भी इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए हैं, ये तो सबको पता है, पूरे हाउस को पता है कि कोई अलग अलग इनफरादी तौर पर लिख के नहीं दिए गए जी। चलें ये सही है, ये सब आप कह रहे हैं ये सबको पता है, तो अगेन चलें ये तो स्पीकर के पास अब जाएगा मामला, और अगर वो इसको रोल बैक करते हैं तो हो सकता है कि फिर तहरीक इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चली जाए कि स्पीकर की, जैसे कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सेट असाइड किया गया, इस तरह से ये रूलिंग भी जो है वो उसको भी देखा जाए। तो ये तो आगे के मामला जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ से लेकर इस्तीफा लाएं, और ये राजा परवेज साहब जो स्पीकर हैं उनके पास आके और तस्दीक कर दे कि ये मेरा लिखा हुआ इस्तीफा है और इसको मंजूर किया जाए। दैट्स ऑल। चलें मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा देखते हैं कि पीपल और एमक्यूएम क्यों रिलक्टेंट हैं काबीना का हिस्सा बनने पर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आज आसिफ जरदारी साहब से सवाल हुआ कि वो काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुन लीजिए। मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी नहीं ले रही हम कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सारे आईनी ओहदे लेकर हुकूमत का बोझ खाली शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना जा रही, महंगाई का, बेरोजगारी का, कि सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। बात नहीं है, मगर हम चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकोमोडेट। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब आए उनसे भी सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुन लीजिए। ये जागीरदाराना जमहूरियत है, नहीं सर, ये जेन्युइन जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर शराकती शमूलियती जमहूरियत होनी चाहिए। यहाँ पर ख़ानदान नहीं, अवाम बैठे होने चाहिए। वो 98% अवाम जो आम पाकिस्तानियों को मसाइल को समझते हैं उनको बैठा होना चाहिए। वो नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूँगा। वजारत नहीं जी, वजारत नहीं। क्यों सर हैं? वजारत क्यों? इसलिए कि वजारत से बाहर रह कर ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता है।
नाराज से दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वजारत भी नहीं, अब मतलब जो आवाम के अगर फ़ायदे की बात नहीं हो रही तो फिर हम क्यों आएंगे, हालांकि उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। ये क्या मामला है डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये कितनी तशवीश है PMLN को इस बात पे कि उनके जो इत्तेहादी हैं जो साथ में आए लेकिन अब वो वजारतें नहीं ले रहे? देखिए, मुझे अब भी पूरी उम्मीद है, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे उम्मीद है कि देखें, जिस तरह हमने एक नालायक और जालिम हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए मिल के जद्दोजहद की है, हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे बड़े यानी कौमी मकासद बड़े आला थे, और वो ये थे कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बहाल किया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और इसके लिए मिलकर हमने जद्दोजहद किया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा इत्तेफाक जो है ये कायम रहेगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम इंशाअल्लाह मिलकर ये हुकूमत, ये कोalition गवर्नमेंट है, मिलकर ही हमने ये इसमें क्या हार्ज है कि अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनको जबरदस्ती वजारतें नहीं देते तो इसमें क्या मसला है चीमा साहब? नहीं, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मिलकर, ये है कि इज्तिमाई तवानाइयाँ इसमें सर्फ हों, कौम को ये मसाइल की दलदल से निकालें और एक कलेक्टिव विजडम जो है वो बरूएकार आए, ताकि आवाम को सही मानों में रिलीफ हम दे सकें। मिलकर ये है कि हम ये है कि तमाम पार्टियां मिलकर, जिस तरह ये है कि एक से सदाब से निजात के लिए हमने जद्दोजहद की है, आगे ये है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए भी हम मिलकर जद्दोजहद करें। सही है। तैमूर तारपुर साहब, क्या वजह यह है कि पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बन के अगर डिलीवर करना बहुत मुश्किल है इस मुख्तसर वक्त में, तो कल को जब आपने इलेक्शन में जाना है तो आपको जवाबदेही के अमल से ना गुजरना पड़े, इस वजह से आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे? मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। पहले एक छोटी सी बात अपने भाई को बता दूं जो अर्ज कर रहे थे। एक चीज समझ लें कि अब पत्थर का जवाब पत्थर से आएगा, आप गाली देंगे तो छितरौल पड़ेगी, ये चीज माइंड मेकअप कर लें। अब आपकी बात पे आते हैं। मतलब ये तो तारपुर साहब आप सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल, खुल्लम खुल्ला बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। अब जिस तरह आज असेंबली में हुआ, आपने उसके बाल की के चपेट लगाई तो आपकी भी हाथ टांगे टूटेंगे। इस चीज को जहन में रखें। हम नहीं चाहते थे ये कल्चर है, अब ये कल्चर ला रहे हैं तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जहां तक बात है हमारी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब जरदारी साहब एक बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट जरदारी किसी चीज पे आते हैं तो बहुत खुल्लम खुल्ले इंसान है, वो दिल में एक और मुंह पे दूसरी बात नहीं रखते। हमारी सिंसियरिटीज नून लीग के साथ है, हमारी सपोर्ट, हमारी ताकत दिली तौर पे नून लीग के साथ है, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह पर उनके साथ रहेगी। जहां तक बात है वजारतों की लेने की या लेने की, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हाँ, जरदारी साहब को क्योंकि उनके दोस्तों ने मदद की बिला किसी बुक्स के, बिला किसी लालच के, चाहे वो मक्सी साहिबान हो बलूचिस्तान से, चाहे असलम भूतानी साहब हो, चाहे बाकी हमारे दोस्त हो, बुक्टी साहब हो, तो इन सब दोस्तों ने, बुखारी साहब हो, इन सब दोस्तों ने हमारी मदद की है। जरदारी साहब का पहला एम यही है कि उन सबको एडजस्ट किया जाए, और मैं समझता हूँ वो सारे एडजस्ट हो गए तो हम भी हिस्सा ले सकते हैं कैबिनेट में। और मैं समझता हूँ शायद बहुत जल्दी ब्रेक विन हो जाएगा। जो भी एट स्टेक है, जो नून लीग का एट स्टेक है, वो पाकिस्तान पीपल्स का भी पार्टी का भी एट स्टेक है और रहेगा। मुझे नहीं पता MQM की क्या परेशानियां है या कोई इशू है, वो वही बता सकते हैं। पर MQM के साथ कुछ वादे आपने किए थे, बलदियाती इंतखाबात में शायद बलदियाती कानून में तब्दीली लेकर आएंगे, उस पर मुर्तज़ा अवाब साहब ने कहा कि अच्छा, मुझे तो इस तरह की कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। ऐसा लगता है कि MQM को लगता है शायद कि संजीदा नहीं है पीपल्स पार्टी जो वादे उसने किए थे उसे पूरा करने के लिए। जो चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं और जिन पे फाइनलाइजेशन हुआ है वो ड्राफ्ट की सूरत में पड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं उस पे एक एक चीज़ जो उस ड्राफ्ट में है वो जरदारी साहब की ज़बान है, वो पूरी करना हमारा सिंध काबीना का, सिंध हुकूमत का जिम्मा है, हम पूरे करेंगे। और उसके अलावा भी जो बातचीत हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब और MQM की टॉप लीडरशिप के बीच में है, वो सारे वादों को इंशाल्लाह ताला पूरा किया जाएगा, लेटर एंड स्पिरिट में किया जाएगा और बहुत जल्द किया जाएगा। आज़ाद सिद्दीक साहब, एक चीज़, एक केस का हवाला अक्सर दिया जाता है, मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस, जिसमें के मुताबिक कहा जाता है कि अगर वज़ीर आज़म ने कोई भी फ़ैसला करना है तो वो काबीना की मंजूरी से ही कर सकता है, और वज़ीर आज़म काबीना की मंजूरी के बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो क्या इस वक्त कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए हैं या किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म की तरफ से जो काबीना की मंजूरी से ज़रूरी थे या उसी से होने चाहिए थे, या फिर कोई फ़ैसले इस वक्त हो ही नहीं रहे? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये इस मुल्क में जमहूरियत चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है मैं बदमाशी से, गुंडागर्दी से सारे मसाइल हल करूं। तो आइन और कानून तो फिर सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि आइन और कानून का सोचा जाए। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस बड़ा क्लियर है। अभी बैठकर जितने हो रही हैं, मिसाल के तौर पर
मिफ्ता इस्माइल काम कर रहा है, मरियम औरंगज़ेब किस कैपेसिटी में काम कर रही हैं, अभी तक पोर्टफोलियो ही नहीं इनको मिला। और जितने ये फैसले हो रहे हैं ये सारे मुस्तफा इम्पैक्ट केस की ना सिर्फ वायलेशन है बल्कि आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। वैसे तो इन्हें कहा जाए तो ये आर्टिकल 6 की बातें शुरू कर देते, आर्टिकल 6 की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आर्टिकल 4 और 5 की बात करूंगा कि एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये देखें, जमहूरियत किसका नाम है? जमहूरियत सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है। आप खुल के कहें कि ये गलत हो रहा है, ये आइन तोड़ा है, ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं है। वो बहाने ढूंढे जाते हैं कि जनाब ऐसा। और मैं बता दूं आपको, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत में सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग अपना, और उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, इन्होंने फंड एलोकेट कर रहे हैं, बजट से पहले, बजट के बाद। फिर यही नहीं है, 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के लगाने हैं, फैसला हो चुका है, वो इन्होंने लगाने हैं। फिर नैब को इन्होंने डाइल्यूट करना है, नैब की हद तक इन्होंने केसेस खत्म कराने हैं, FIA की हद तक इन्होंने, इंटीरियर मिनिस्ट्री का फड्डा है वो आपके सामने आ जाएगा अंदाजा। पर यही बातें लोग नहीं रुकती हैं। उसके बाद इन्होंने, जैसे मैंने कहा है कि जिस तरह बैठकर मोहसिन तावड़ को, अली वजीर को जिस तरह माइक दिए गए, जो बातें की गई, फिर यहाँ लाहौर के अंदर 3 दहाड़े मेजर के साथ तशद्दुद किया गया, ये तो नज़ारों को अंदाजा होगा ना कि आने वाले दिन में। फिर उसके बाद आगे जो खतरनाक बात है कि केयर टेकर सेट जो आगे लेके आना है वो भी तयशुदा है कि किस तरह लेके आना है। ये सब धांधली के हवाले से अगले इलेक्शन। लेकिन अभी जो बात है ना, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में आना इसलिए नहीं चाहती है कि वो सारा नजरा इनके ऊपर गिर जाना है। चले, मगर आपका तो आजाद ये तज्जिया, वो तो कहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं, ठीक है। चलें, राइट, चले, मैं नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पंजाब असेंबली ने। नदीम कुरैशी साहब, आज जो कुछ हुआ इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, शायद आपको भी गिरफ्तार किया गया, ये सब क्यों हुआ और ये क्या मनसूबाबंदी की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले? देखिए, कतन कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। मनसूबाबंदी जिन लोगों ने जो की थी वो कौम ने देखी थी। आपके सामने है, आपका मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A हर चीज की वजाहत करता है। आर्टिकल 95, आर्टिकल 17 मुझे बतौर रुकने असेंबली बाउंड करता है मैंने किस तरह से अपना वोट करना है। वो लोग जो डेमोक्रेसी के बड़े दावेदार हैं, वो लोग जो नारा बुलंद करते थे वोट को इज्जत दो, आज उन्होंने किस तरह से हमारे अरकान असेंबली के जमीर खरीदे, कितने धड़ल्ले से उन्होंने पुलिस गर्दी की, किस तरह से उन्होंने प्राइवेट माफियाज को एंटर किया असेंबली में। चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब जो बतौर स्पीकर थे, उनको हाई कोर्ट ने उनके सारे इख्तियार सलब किए हुए थे। सारे हाउस का कस्टोडियन दोस्त मजारी था। जो कुछ आज हुआ ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पार्लिमान के लिए एक स्याह तरीन दिन था। मैं कतई आपको ये नहीं कहूंगा। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, आज तो वोटिंग होना थी ना, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी काफिले के लोग भी वोटिंग होने देते और लोटे न लेकर आते, न उछाले जाते, न मारे जाते, न स्पीकर के बाल खींचे जाते, तो शायद ये कुछ ना होता। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, कतई कुछ नहीं होना था। जब डिप्टी स्पीकर हाउस में दाखिल हुए, वो पुलिस के पहरे में थे, पुलिस उनके साथ थी। आप मुझे 74 ईयर की हिस्ट्री में वहां सिवाय 1-2 वाकयात के जो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुए, जहाँ सार्जेंट आर्म से मुफ्ती महमूद साहब को असेंबली से बाहर फेंका गया, उसके अलावा मुझे बता दें आप कभी इस तरह से पुलिस के 1000 जवान किसी असेंबली में दाखिल हुए हो। ये इक़्तिदार में आने का वो जुनून, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा करने का वो इनका शौक, इनकी ये कैफियत के इक़्तिदार से दूरी कभी इनकी प्लेटलेट्स डाउन कर देती है, कभी इनको बीमार कर देती है। ये जो क्रिमिनल केसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें 20-20 पेशियां लेते हैं कोर्ट से, और आज ये बड़े ताकत के मगर कोई साहब, ये बात तो है ना कि आज आपके मुनहरिफ अराकीन के बाद कुछ लोग PMLN में के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, उसके बाद आपका नंबर पूरा नहीं था, परवेज इलाही साहब का नंबर पूरा नहीं था। देखिए, नंबर उस वक्त पूरा होना था जब प्रॉपर तरीके से वोटिंग होती। एक और क्वेश्चन करता हूँ, आज से 5 रोज पहले इन्होंने फ्लैटीज होटल में एक इलेक्शन करवाया था हमजा शहबाज ने, वहां इन्होंने 200 वोट्स का दावा किया था। आज इनको उतने वोट क्यों नहीं निकले? दूसरी बात, इनका वो दावा कहाँ गया जो ये कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग डेमोक्रेसी की दुश्मन है? इनका दावा कहाँ गया जो ये कहते थे कि जी फ्लो क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए? जो शख्स ज़मीर फरोशी करता है, ये ज़मीर फरोशी है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हूँ और फिर आने के बाद मैं अपने वोट का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल हटकर करूं। ये क्यों पीपल्स पार्टी आइन में 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है जी? क्यों वो कहते हैं जी हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, हमें आइन में 18वीं तरमीम की? वो 18वीं तरमीम के डिफरेंट जो क्लॉज है वो तो मुझे बाउंड करते हैं कि मैं अपनी पार्टी मैनिफेस्टो के मुताबिक वोट करूंगा। और इसके बाद आज इनसे पूछें, क्वेश्चन करें कि ये तमाम लोग तो सिलेक्टेड थे,
ये तो आरोज के इलेक्शन के नतीजे में आए थे। ये सब लोग तो इनको तो मैं क्या फिक्र इस्तेमाल करूँ, मुख्तलिफ जर्नैल्स के नाम लिया करते थे जिन्होंने पार्ट ऑफ द असेंबली बनाया था। आज अगर इनके साथ मिल गए हैं, इनके साथ हाथ कर दिया, इनके साथ हाथ मिला लिया, वो उनके सारे गुनाह माफ हो गए हैं, वो अब दूध के धुले हो गए हैं। जब वो हमारे साथ से 3 माह पहले तक, उस वक्त तक वो आरोज के नतीजे में आने वाले लोग थे, वो सिलेक्टेड थे, वो चोरी की असेंबली के हिस्सा थे, उन्होंने लोगों के वोट चोरी किए थे। ये मतलब सही है। चलें आप ये बताएं कि आप लाहौर के जलसे की तैयारी कैसी है? देखिए जी, आज आप कराची में देखें और आज पाकिस्तान भर में प्राइम मिनिस्टर की कॉल पर शहर शहर गली गली कूचा कूचा हमने अब अपना केस अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम की अदालत में रखा है। अदालत जो लगेगी वो अवाम की लगेगी, अवाम बेहतरीन जज है और अब कौम देखेगी। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है, बड़ा अच्छा हो गया। इमरान खान ने मरकज में हर शख्स को बेनकाब कर दिया और आज पंजाब में पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से इन्होंने पुलिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं बाकी इदारों का नाम नहीं लेता, ये अलमिया है और जो बीज असदुल्ला साहब बोए जा रहे हैं। हुकूमत तो अभी तक देखिए तहरीके इंसाफ की है, तो इन लोगों ने कैसे पुलिस को बुला लिया या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया? आप कह रहे हैं कि इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया। जैसे शवाहिद बताते हैं, खुदा मौजूद है, खुदा को देखा किसी ने नहीं है। बहुत सारी चीजें आज ऐसी हुई हैं जो मैं तो खुद चशमदीद गवाह हूँ हर चीज का। मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मरहला है। मैं भी किसी शख्स का बेटा हूँ, चौधरी परवेज इलाही साहब मेरे वालिद की एज के हैं। उनके साथ जिस तरह से जुल्म किया गया, ये बहुत बुरी रिवायत डाली गई है। सही है। इक़्तिदार में आने की इस बेपनाह ख्वाहिश ने और तकब्बुर से भरे हुए इंसानों ने जो ये रीत डाली है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, ये आने वाले दिनों में ये फसल हमें काटनी पड़ेगी। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, तैमूर तालपुर साहब और डॉक्टर निसार चीमा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।